हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। वेलकम टू माय बायोलॉजी क्लासेस। आज मैं आपको डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में बताऊंगी। पिछली वीडियो में मैंने आपको न्यूट्रिशन के बारे में बताया था। डाइजेस्टिव सिस्टम यानी पाचन तंत्र, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम यानी मनुष्य का पाचन तंत्र। तो सबसे पहले बताएंगे कि पाचन क्या होता है, व्हाट इज़ डाइजेशन क्या होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम से पहले हम आपको डाइजेशन के बारे में बताएंगे। तो जैसे हम भोजन को करते हैं, भोजन को खाते हैं, चबाते हैं, निगलते हैं, पीसते हैं, तो ये सारी क्रियाएं किसके अंतर्गत आती है? पाचन के अंतर्गत आती है। किसके अंतर्गत आ जाती है? पाचन के अंतर्गत आती है। तो साइंस की भाषा में अगर हम पाचन की डिफिनेशन पढ़ें तो क्या बोलेंगे? जटिल अणुओं को सरल अणुओं में विघटित करने की क्रिया को क्या बोला जाता है? पाचन बोला जाता है। यानी जटिल अणुओं को सरल अणुओं में विघटित करना ही क्या कहलाता है? पाचन कहलाता है। ठीक है, यानी क्या कहेंगे हम? जटिल अणुओं को सरल अणुओं में विघटित करना पाचन। तो आहार नाल की जो लंबाई होती है वो कितनी होती है? 8 से 10 मीटर होती है। आहार नाल के अंतर्गत जो पार्ट्स आते हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे आपसे। तो सबसे पहला पार्ट आता है, इस डायग्राम को थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, इसी के थ्रू मैं थ्योरी समझाने की कोशिश करूँगी। सबसे पहला पार्ट होता है मुख। मुख या मुख गुहा। तो मुख किसे कहते हैं? मुख का मतलब होता है दो होठों से घिरी हुई संरचना को मुख कहा जाता है। और मुख गुहा के अंतर्गत दांत और जीभ आते हैं। ठीक है, तो दांत और जीभ के बारे में थोड़ा अलग से समझाएंगे आपको, तो ध्यान से समझिएगा। तो सबसे पहले मुख क्या होता है? दो होठों से घिरी हुई संरचना मुख कहते हैं। अब बक्कल कैविटी का मतलब क्या हो गया कि खाना खाने से जो स्टार्च पैदा होता है वो कहाँ पैदा होता है? वो बक्कल कैविटी में पैदा होता है। यानी जो भी हम भोजन, फूड मटेरियल, भोजन एब्जॉर्ब करते हैं तो उससे क्या होता है? स्टार्च बनता है। हमारे कहाँ बनता है? बक्कल कैविटी में। अब ये बक्कल कैविटी में लार ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं? लार ग्रंथियाँ यानी सलाइवरी ग्लैंड्स पाई जाती हैं, जिनके द्वारा किसका सिक्रेशन होता है? लार का सिक्रेशन होता है। यानी लार स्रावित होता है जो भोजन को पचित करता है, भोजन में मिल जाता है। यानी लार ग्रंथियों से एक पाचक एंजाइम का सिक्रेशन होता है जिसे हम टाइलिन बोलते हैं। ये 1 नंबर का क्वेश्चन अलग से पूछा जाता है कि टाइलिन नामक एंजाइम होता है जो भोजन को पचाने का काम करता है। तो बक्कल कैविटी में स्टार्च को किसने पचा दिया? टाइलिन नामक एंजाइम ने पचा दिया। किसमें चेंज कर दिया? माल्टोज में। यानी स्टार्च किसमें कन्वर्ट हो गया? माल्टोज में। किसकी उपस्थिति में? टाइलिन नामक एंजाइम। ये टाइलिन क्या है? एक प्रकार का एंजाइम है जो लार ग्रंथि यानी कि लार ग्रंथियों से स्रावित होता है, जो पाचक का कार्य करता है। उसके बाद जो हमारी जीभ होती है, जीभ में क्या पाए जाते हैं? स्वाद अंकुर पाए जाते हैं, जिनकी सहायता से वो स्वाद को बताती है, टेस्ट बताती है। ठीक है, अब दांत जो क्वेश्चन है, टॉपिक, इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। टीथ के बारे में, टीथ हमारा अलग से भी पूछा जाता है, शॉर्ट नोट्स पूछा जाता है। टीथ क्या होते हैं? ये सफ़ेद चमकदार होते हैं, बॉडी का हार्ड पार्ट होता है। इसमें 98% क्या पाया जाता है? कैल्शियम पाया जाता है। यानी 98% क्या पाया जाएगा? कैल्शियम। अलग से मैं आपको बता दूं कि बोन्स में 62% कैल्शियम पाया जाता है। तो एक बात समझिएगा कि दांतों में 98% और बोन्स में कितना हो गया? 62%। बोन्स का मतलब होता है हड्डियों में। ठीक है, तो कैल्शियम की मात्रा जिसमें अधिक होती है वो पार्टी में हमारा क्या होता है? मजबूत होता है। क्यों? क्योंकि कैल्शियम एक ऐसा तत्व है जो कठोरता पैदा करता है, यानी कठोरता को पैदा करता है, जिसके कारण मजबूत है। तो 98% कैल्शियम किसमें पाया जाता है? दांतों में। यानी दांतों में कौन सा तत्व पाया जाता है? क्वेश्चन 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, कैल्शियम नामक तत्व पाया जाता है, जिसके कारण ये सबसे बॉडी का हार्ड पार्ट होता है। ठीक, दांतों की विशेषताएं पूछी जाती हैं। बहुत बच्चे इस क्वेश्चन को रॉन्ग कर देते हैं, प्रकार लिख के आ जाते हैं। नहीं, जब आपसे दांतों की विशेषताएं पूछी जाए तो 3 प्रकार की होती हैं। कितनी प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार की होती हैं इनकी विशेषताएं। यानी द्विबार दंती, विषम दंती, गर्त दंती। द्विबार दंती का मतलब होता है 2 बार निकलते हैं। विषम दंती का मतलब होता है समान नहीं होते हैं। कुछ ऐसे भी जीव होते हैं जिनमें दांत बिल्कुल समान होते हैं, जैसे आपका मछली हो गया, मगरमच्छ हो गया, इसमें समदंती दांत पाए जाते हैं, बट ह्यूमन में विषम दंती पाए जाते हैं। गर्त दंती का मतलब होता है मसूड़े से बिल्कुल अटैच होते हैं। तो कितने प्रकार होते हैं यानी विशेषताएं? यानी कि द्विबार दंती, विषम दंती, गर्त दंती। अब अगर आपसे टाइप से पूछे जाएं तो 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सी? इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। यानी टाइप्स ऑफ टीथ आप पढ़ेंगे। इंसाइजर का मतलब होता है कृंतक, कैनाइन का मतलब होता है रत्नक, प्रीमोलर का मतलब होता है अग्रचर्वणक, मोलर का मतलब होता है चौवर्णक। ठीक है, तो इंसाइजर क्या करते हैं? भोजन को काटने का काम करते हैं, यानी इनका कार्य होता है कटिंग ऑफ फूड, भोजन को काटना। कैनाइन क्या करते हैं? शेयरिंग ऑफ फूड, यानी भोजन को चीरने फाड़ने का काम करते हैं। चीरना फाड़ना कौन करता है? रदनक। ठीक, यानी कैनाइन। प्रीमोलर का मतलब होता है चेविंग ऑफ फूड करते हैं, यानी भोजन को चबाने का काम करते हैं। मोलर क्या करते हैं? चवर्णक, ग्रेडिंग यानी पीसने का काम करते हैं। तो फिर से समझ लीजिए, इंसाइजर यानी कृंतक भोजन को काटते हैं, रत्नक भोजन को चीरने का काम करते हैं, प्रीमोलर भोजन को चबाने का काम करते हैं,
हैं और मोलर भोजन को पीसने का काम करता है। उसी तरह से वयस्क मनुष्य में दांतों की संख्या 32 होती है और बच्चों में दांतों की संख्या 20 होती है। अभी इसमें कम क्यों हो जाते हैं, कौन से दांत नहीं होते? तो देखिए, दंत सूत्र होता है 21/21 का मतलब 2 का मतलब हो गया इंसाइजर सी यानी 1 का मतलब यहाँ कैनाइन है, प्रीमोलर की संख्या 2 और मोलर की संख्या 3 यानी 2 ऊपर 2 नीचे। ठीक है, इस तरह से होते हैं तो टोटल संख्या हो जाती है इनकी 32। अब ग्रेडिंग 20 किस में होते हैं? चिल्ड्रन में होते हैं। तो यहाँ पर देखिए तीसरे में अपसेंट 0 लिखा हुआ है, तो तीसरे में मैंने कौन सा बताया था? प्रीमोलर। तो बच्चों में कौन से दांत अपसेंट होते हैं? प्रीमोलर यानी अग्र चौवर्णक दांत बच्चों में नहीं पाए जाते। अब यहाँ देखिए मोलर कितने हैं? 3 ऊपर 3 नीचे, तो यहाँ पर एक एक कम है, तो चौवर्णक दांतों की संख्या कितनी कम हो गई? 1 कम हो गई। तो ये हो गए आपके दांतों के प्रकार के बारे में। ठीक है, अब फिर से हम देखेंगे हम क्या समझ रहे थे पाचन तंत्र के बारे में। तो मैंने बक्कल कैविटी के अंतर्गत आपका मुख्य दांत जीवाते वो मैंने समझा दिया। ये आपकी लार ग्रंथि है जिसके द्वारा लार का सिक्रेशन होता है जो भोजन को पचाने में सहायक होती है। ठीक है, उसके बाद दूसरा आपका मुख के नीचे यानी मुख का पिछला भाग क्या कहलाता है? ग्रसनी में। ग्रसनी में भोजन का पाचन नहीं होता है, कोई विशेष कार्य ग्रसनी का नहीं होता है, सिर्फ यहीं से भोजन नीचे की ओर जाता है। ठीक है, ग्रसनी के बाद आती है आपकी ग्रास नली। क्या आती है? ग्रास नली। अब देखिए यहाँ 2 नलिकाएं बनी, एक है श्वास नली, एक है आपकी ग्रास नली। तो जो भोजन हमारा आता है वो किसके द्वारा होता है? फूड पाइप, इसके द्वारा यानी ग्रास नली के द्वारा भोजन का निष्कासन होता है। और ये जो श्वास नली यहाँ से क्या होता है? जो हम लोग श्वास लेते हैं, श्वास आती है यानी ऑक्सीजन गैस को एब्जॉर्ब करते हैं, वो श्वास नली के माध्यम से। ठीक है, जो हम लोग भोजन करते हैं वो फूड पाइप के द्वारा कहाँ पहुँच जाती है? हमारे स्टमक में यानी कि आमाशय में पहुँच जाता है। तो ग्रास नली में क्या होता है? एक प्रकार की गति होती है जिसे हम लोग कहते हैं क्रमानुकुंचन गति। अब ये क्रमानुकुंचन गति का मतलब क्या होता है? क्रमानुकुंचन गति का मतलब होता है कि भोजन को नीचे की ओर ढकेला जाता है। ठीक है, क्या किया जाता है? नीचे की ओर ढकेला जाता है। ठीक है, यानी ये फूलता है पिचकता है, फूलता है पिचकता है। तो इस प्रकार की गति होती है जिसे हम लोग क्रमानुकुंचन गति कहते हैं। कहाँ पर होती? फूड पाइप में, ग्रॉस नली में। ठीक, अब भोजन कहाँ पहुँच गया? हमारा स्टमक में पहुँच गया। कहाँ पहुँच गया? भोजन स्टमक में पहुँच गया यानी पेट में पहुँच गया। तो पेट में क्या होता है? गैस्ट्रिक ग्लैंड पाई जाती है। हमारे स्टमक में कौन सी ग्लैंड पाई जाती है? गैस्ट्रिक ग्लैंड पाई जाती है। गैस्ट्रिक ग्लैंड के द्वारा किसका सिक्रेशन होता है? गैस्ट्रिक जूस का सिक्रेशन होता है। किसका सिक्रेशन होता है? गैस्ट्रिक जूस का सिक्रेशन होता है जो भोजन को पचाने में सहायक करता है। ठीक, और अभी इसके बारे में डिटेल हम आगे आपको समझाएंगे। आमाशय से भोजन फिर कहाँ चले जाता है? आमाशय से भोजन चले जाता है ये यहाँ पर सीधे नीचे आता है। कहाँ पर? आपकी छोटी आंत और बड़ी आंत है। ये जो किनारे हैं आपकी इसको बोलते हैं बड़ी आंत। ये बीच वाला जो भाग आपको दिखाई दे रहा है ये छोटी आंत। तो बड़ी आंत छोटी आंत से भोजन आकर के कहाँ एकत्रित हो जाता है? मलाशय में। और मलाशय के बाद क्या होता है? जो एनर्जी होती है वो चली जाती है। कचरा जो होता है अपशिष्ट पदार्थ मलाशय में एकत्रित रहता है और जो गुदा द्वारा था उसके माध्यम से अपशिष्ट पदार्थ बॉडी से बाहर निकल जाता है। तो देखिए थोड़ा सा हम बताएंगे अभी आपको बारे में कि दांत आपने समझ लिया। अब थोड़ा सा आमाशय के बारे में समझ लीजिए कि आमाशय में क्या करते हैं? भोजन का पाचन विशेष रूप से होता है। ठीक है, तो आमाशय स्टमक में क्या होता है? किसकी बात हम कर रहे थे? यहाँ पर स्टमक की बात कर रहे थे। स्टमक का मतलब क्या होता है? आमाशय। आमाशय क्या होता है? ये एक पेशी अंग होता है, थैलीनुमा संरचना होती है। पेट की बात हो रही है, पेट इसे कहते हैं। इसमें क्या पाई जाती है? हमारी गैस्ट्रिक ग्लैंड पाई जाती है। कौन सी ग्लैंड पाई जाती है? गैस्ट्रिक ग्लैंड पाई जाती हैं। यानी कि कौन सी ग्रंथि पाई जाती है? जठर ग्रंथि पाई जाती है। हिंदी में बोला जाता है इसको जठर ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि बोली जाती है? जठर ग्रंथि, जिसके द्वारा क्या स्रावित होता है? गैस्ट्रिक जूस स्रावित होता है। गैस्ट्रिक जूस का मतलब क्या हो जाएगा? कौन सा जूस? जठर ग्रंथि के द्वारा स्रावित होने वाला जूस गैस्ट्रिक जूस यानी जठर रस का सिक्रेशन होता है जो भोजन को क्या करता है? भोजन का पाचन करता है और अम्लीय माध्यम होता है। ध्यान रखिएगा इस बात को। आमाशय में जो भोजन का पाचन होता है कैसे होता है? अम्लीय माध्यम में। भोजन का पाचन कैसे होता है? अम्लीय माध्यम में। कौन से माध्यम में? अम्लीय माध्यम में। ठीक है, उसके बाद यहीं पर क्या होता है? विभिन्न प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। किसमें? स्टमक में। हमारे जो पेट में है स्टमक में विभिन्न प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। कौन कौन सा? पहला होता है पेप्सिन एंजाइम।
कौन सा एंजाइम होता है? पेप्सिन, जो किसका पाचन करता है? प्रोटीन का पाचन करता है। हम लोग प्रोटीन फूड मटेरियल जो लेते हैं तो प्रोटीन का पाचन कौन सा एंजाइम करेगा? पेप्सिन। दूसरा हमारा होता है रेनिन। कौन सा एंजाइम होता है? रेनिन। ये क्या करता है? केसीन प्रोटीन को पचित करता है। कौन सी प्रोटीन? केसीन प्रोटीन। अब आप बता सकते हैं केसीन प्रोटीन किस में पाई जाती है? दूध में पाई जाती है। जो भी हम लोग दूध पीते हैं तो उसमें केसीन प्रोटीन पाई जाती है। इस केसीन प्रोटीन का पाचन कौन करता है? रेनिन करता है। उसके बाद नेक्स्ट आपका जो एंजाइम पाया जाता है ये भी आमाशय में पाया जाता है, लाइपेज। ये क्या करता है? वसा का पाचन करता है। किसका पाचन करता है? वसा का पाचन करता है। ठीक है, तो लाइपेज ने किसका पाचन किया? वसा का। उसके बाद हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCl को क्या बोलते हैं? आपने केमिस्ट्री पढ़ा होगा। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ये क्या करता है? जो स्टमक में हमारे हानिकारक जीवाणु पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हैं? हानिकारक जीवाणु पाए जाते हैं, उनको क्या करता है? नष्ट करता है। क्या करता है? नष्ट करता है। तो ध्यान दीजिएगा, स्टमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड्स पाई जाती है। जठर ग्रंथि के द्वारा जठर रस का सिक्रेशन होता है जो भोजन का पाचन करता है। किस माध्यम में? अपली माध्यम में। इसमें कई प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। कौन कौन से? ये एंजाइम के नाम है आपके। पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन का पाचन करता है। रेनिन एंजाइम दूध में पाई जाने वाली केसीन प्रोटीन का पाचन करता है। लाइपेज एंजाइम वसा का पाचन करता है। HCl किसका कहता है? हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करता है। ठीक है, उसके बाद ये तो बात हो गई आपकी आमाशय की बात होगी। किसकी बात हो गई? आमाशय की बात होगी। अब हम आपको बताएंगे कि आमाशय के बाद क्या होता है, कौन से पार्ट पाए जाते हैं जिसमें भोजन का पाचन होता है। ठीक है, तो आमाशय से भोजन अब कहाँ जाएगा? आप डायग्राम समझ रहे थे ना कि आमाशय से भोजन कहाँ जाता है। देखिए फिर से डायग्राम आपको बताएंगे। ये था हमारा आमाशय। आमाशय से भोजन जाएगा कहाँ पर? छोटी आंत और बड़ी आंत में। तो कहाँ पर जाएगा? तो हम आपको बताते हैं छोटी आंत। छोटी आंत को इंग्लिश में क्या बोला जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन। क्या बोलते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है? भोजन अधिक समय तक रहता है। इसकी एक विशेषता होती है, यहाँ पर क्या होता है? जो हमारा फूड मटेरियल होता है भोजन अधिक समय तक रहता है, यानी स्टमक से ज़्यादा समय यहाँ रहता है। ठीक, भोजन अधिक समय तक रहता है। ठीक है, कहाँ पर रहता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में रहता है। और यहाँ पर जो भोजन का, देखिए पेट में क्या हो रहा था? भोजन का पाचन अम्लीय माध्यम में हो रहा था, लेकिन यहाँ पर भोजन का पाचन किस में होता है? क्षारीय माध्यम में होता है। पेट में अम्लीय माध्यम में। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन अलग से भी पुट अप किए जाते हैं। और स्मॉल इंटेस्टाइन जो हमारा होता है ये आहार नाल का सबसे बड़ा भाग होता है। ठीक है, फिर से समझिएगा कि आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन सा होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन होता है। ठीक है, इसमें भोजन का पाचन कैसे होता है? पित्तरस और अग्नाशय रस से होता है, यानी जो पाचन होगा यहीं पर आपका आ जाता है। कौन कौन सा रस होता है अभी हम आपको बताएंगे। पित्तरस कहाँ से आता है और अग्नाशय रस कहाँ से आता है? पित्तरस और कौन सा रस होता है? अग्नाशय रस। ठीक है, इस रस के द्वारा भोजन का पाचन होता है। ठीक, उसके बाद आपका आ जाता है लार्ज इंटेस्टाइन। कौन सी इंटेस्टाइन आ जाती है? लार्ज इंटेस्टाइन को आप समझ रहे हैं क्या बोलते हैं? बड़ी आंत। इसको क्या बोला जाता है? बड़ी आंत। ठीक, इसका दूसरा नाम होता है क्षुद्रांत्र। इसको बोलते हैं बृहदांत्र भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? बृहदांत्र भी बोला जाता है। ठीक है, अब बड़ी आंत में क्या होता है? तो जो भी अपचित भोजन अब रह जाता है, यानी शेष बचा भोजन जो पचित नहीं हो पाता है, यानी बचा हुआ भोजन जो पचित नहीं हो पाता, यानी बचे हुए भोजन का पाचन होता है। किसका पाचन होता है? बचा हुआ भोजन। ठीक है, जो बचा हुआ भोजन होता है उसका पाचन यहाँ पर होता है। उसके साथ साथ यहाँ पर क्या होता है? 90% जल का अवशोषण होता है। किसका? 90% जल का क्या होता है? अवशोषण होता है। ठीक है, यानी 90% जल कहाँ शोषित होता है? लार्ज इंटेस्टाइन में। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट पार्ट हमारा होता है रेक्टम, यानी कि यहाँ पर पच गया भोजन, उसके बाद जो एनर्जी हुई वो रिलीज़ हो गई, यानी जीव द्रव्य में जाके मिल गई और बॉडी के प्रत्येक पार्ट में पहुँच गई। यहाँ से एनर्जी रिलीज़ हो जाती है और जो कचरा बचता है यानी अपशिष्ट पदार्थ बचता है वो कहाँ इकट्ठा हो जाता है? रेक्टम में। रेक्टम को बोला जाता है मलाशय। क्या बोला जाता है? मलाशय। यहाँ पर गुललुब्धि के रूप में एकत्रित हो जाता है जो अपशिष्ट मटेरियल हुआ। ठीक है, क्या हुआ? अपशिष्ट मटेरियल, यानी अपशिष्ट पदार्थ या वर्ज्य पदार्थ यहाँ पर एकत्रित हो जाता है और एनस के माध्यम से, किसके माध्यम से? एनस को बोला जाता है गुदा और इसके माध्यम से बॉडी के बाहर निकल जाता है, यानी शरीर के बाहर
निकल जाता है। क्या निकल जाता है? अपशिष्ट पदार्थ, यानी जो हानिकारक अपशिष्ट वर्ज्य पदार्थ होते हैं वो बॉडी से बाहर निकल जाते हैं। तो देखिए एक चीज़ हम आपको बताना चाहेंगे, बीच में जो कार्य था किसका किसका था, जो हमारी अग्नाशय थी और जो लीवर था उसका क्या काम होता है, इसको थोड़ा सा समझ लीजिएगा। तो फिर से हम देखते हैं। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया डाइजेस्टिव सिस्टम। अब डायग्राम फिर से ध्यान देते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ, कहाँ पर आया था, अमाशय में आया था। अमाशय के बाद भोजन कहाँ पहुँच गया, हमारी छोटी आंत में। ये हमारा बीच का पार्ट छोटी आंत है, ये जो किनारे का पार्ट दिख रहा है इसको बड़ी आंत बोलते हैं। यहाँ से भोजन अपशिष्ट हो गया, एनर्जी जो है जीवद्रव्य में विलीन हो गई, रिलीज हो गई। उसके बाद जो कचरा बचता है, अपशिष्ट पदार्थ, हानिकारक पदार्थ बनते हैं, वो यहाँ रेक्टम में एकत्रित हो जाते हैं, यानी मलाशय में एकत्रित हो जाते हैं और गुदा द्वार के माध्यम से शरीर से बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, अब दो पार्ट देखिए, यहाँ पर एक बच रहा है अग्नाशय और एक आपका बच रहा है यहाँ पर लीवर। इसको मैं अलग से समझाऊंगी, ये भी दोनों पाचन में सहायक होते हैं। लीवर क्या होता है, ये हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत पूछा जाता है। ये हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। इसका वजन होता है 1.5 kg। कितना होता है? 1.5 kg। सबसे अधिक भार इसी का होता है। ठीक है, ये हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि भी होती है। क्या होती है? सबसे बड़ी ग्रंथि क्या होती है? लीवर होती है। ठीक है, इसको मैं इसीलिए अलग से बता रही हूँ। इसी में आपका पित्त रस बनता है जो किसका पाचन करता है? ठीक है, क्या बनता है? पित्त रस बनता है। पित्त रस किसका पाचन करता है? पित्त रस पाचन करता है वसा का। किसका? वसा का पाचन करता है। पित्त रस बनता है, वसा का पाचन करता है। और पित्त रस के द्वारा वसा का पाचन होता है। इसी क्रिया को एमल्सीकरण भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एमल्सीकरण कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने कौन सा पार्ट यहाँ पर छोड़ दिया था? अग्नाशय। अग्नाशय क्या होता है? पैनक्रियाज इसको बोलते हैं। तत्वों को पूर्णता, जो तत्व रह जाते हैं उनको पूर्णता पचित करने का काम हमारा अग्नाशय करता है। यानी प्रोटीन के लिए जो ट्रिप्सिन एंजाइम होता है वो क्या करता है? जो प्रोटीन को पचाने का कार्य करता है वो कौन सा होता है? ट्रिप्सिन एंजाइम, जो इसके द्वारा ये सिक्रेशित होता है और भोजन को पचाता है। ठीक है, ये दो पार्ट आपको और यहाँ पर दिख रहे होंगे। कृमि रूप परिशिष्टिका, सीकम दिख रहा होगा। ठीक है, तो ये कृमि रूप परिशिष्टिका क्या होता है? अपेंडिक्स, आपने नाम सुना होगा। अपेंडिक्स क्या होता है? इसका कोई योगदान नहीं होता है, कोई फंक्शन नहीं होता है। लेकिन जब कभी फूड मटेरियल इस अपेंडिक्स में आ जाते हैं, इस कृमि रूप परिशिष्टिका में आ जाती है, तो फूल जाती है। फूड यहाँ अगर आ जाता है तो ये फूल जाती है, जिसको ऑपरेशन के थ्रू ठीक किया जाता है। ठीक है, यानी ऑपरेशन किया जाता है अपेंडिक्स का, यानी एपेंडिसाइटिस नामक रोग हो जाता है जिसके द्वारा इसका ऑपरेशन होता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है? अब ये सीकम क्या दिख रहा है? देखिए एक बात और आपको बता दें, जो छोटी आंत होती है उसके 3 पार्ट होते हैं। किसके? स्मॉल इंटेस्टाइन, और एक और कौन सी होती है? लार्ज इंटेस्टाइन। ये 3 भागों में डिवाइड होते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन का जो पहला पार्ट होता है उसे बोलते हैं ड्यूडिनम। ठीक, दूसरा पार्ट होता है जिसे हम लोग बोलते हैं इलियम। ठीक है, और तीसरा पार्ट होता है जिसे हम लोग बोलते हैं कोलान। किसका है? इलियम होता है छोटी आंत का। ठीक, ड्यूडिनम होता है और एक होता है ज़्यूजिनम। क्या होता है? ज़्यूजिनम। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 भाग होते हैं, ड्यूडिनम, इलियम और ज़िज़नम। ठीक है, अब उसी तरह से लार्ज इंटेस्टाइन के भी होते हैं। तो पहला होता है सीकम। ठीक है, दूसरा होता है आपका कोलॉन। ठीक, और तीसरा होता है ये आपका रेक्टम, जिसमें से आपको रेक्टम यहाँ पर दिखाया गया है, हिंदी होती मलाशय, और ये सीकम दिखाया गया है। ये किसका पार्ट है? यानी लार्ज इंटेस्टाइन का ही भाग होता है, सीकम होता है। ठीक, ध्यान से समझिए, स्मॉल इंटेस्टाइन को 3 भागों में डिवाइड किया गया। ड्यूडिनम, यानी ड्यूडिनम को बोलते हैं ग्रहणी। ये आपकी बनी हुई ना, आपको संरचना दिख रही है यहाँ पर, इसको बोलते हैं ग्रहणी। और जो पत्ती जैसी संरचना आपको दिख रही है इसे बोला जाता है अग्नाशय। ठीक, ग्रहणी घर वाली ग्रहणी नहीं, ये बॉडी पार्ट्स की है। ड्यूडिनम जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। दूसरा इलियम और ज़िज़नम, लार्ज इंटेस्टाइन का ये पार्ट है। सीकम इसको बोलते हैं। रेक्टम, यानी एक है मलाशय और एक होता है कोलान। तो समझ में आ गया, ये आपका डाइजेस्टिव सिस्टम था। ये हमेशा लॉन्ग आंसर में पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा बच्चों, ये हमेशा लॉन्ग आंसर में आता है और बहुत इसके चांसेस होते हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, लॉन्ग में आता है, इसको ध्यान से समझिएगा। अब विथ डायग्राम आता है तो डायग्राम बनाने की आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको सर्कुलेशन और रिस्पायरेटरी सिस्टम के बारे में बताएंगे। थैंक यू।